एक रोज अर्जुमंद दौड़ा दौड़ा एली के घर आया। अबे इधर आओ, उधर आओ, भाग के आओ वरना पछताओगे, सारी उम्र पछताओगे। वो एली को अपने घर की तरफ घसीटने लगा। तुम भी क्या याद करोगे कि दोस्त ने हिकोरी डिकोरी भी नहीं दिखाया। चले आओ, आज घर में कोई नहीं है, वो सब पीर जी के यहाँ गए हैं आदाबो न्याज के लिए, और हम रह गए हैं यहाँ अंदाजो नाज के लिए। घर पहुंचकर उसने एली को बंद खिड़की में धकेल कर कहा, अब यहाँ बैठ जाओ, चुप, शोर ना मचाना, खिड़की की इन दर्जों से देखो हिकोरी डिकोरी को। और वो दोनों बैठकर बंद खिड़कियों की दर्जों में से देखने लगे। एली को कुछ भी नजर ना आता था, मगर अर्जुमंद चिल्लाए जा रहा था, वो सामने बालकनी दिखाई दे रही है ना, बस उसमें खेल होता है हिकोरी डिकोरी का, समझे? आया नजर? नहीं, अभी नहीं, इंतजार करो, अभी आएगा। सामने सब्ज रंग का जंगला साफ दिखाई दे रहा था। उसके अंदर 2 दरवाजे एक कमरे में खुलते थे। जंगले से नीचे महल्ले का बाजार था। सामने दुकान पर अम्माद हलवाई दूध की कड़ाही साफ कर रहा था। साथ ही हकीम साहिब मरीजों के इंतजार में बैठे दाढ़ी को सहला रहे थे। आहा, अर्जुमंद ने चुटकी बजाई। वो रहा। एली ने शौक से जंगले की तरफ देखा। जंगले के पिछले कमरे में एक धुंधली सी शक्ल दिखाई दी। अभी इधर आएंगे, कच्चे धागे से खिंची आएगी सरकार मेरी। जन से एली के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। उसके सर में भी भिन भिन सा होने लगा, जैसे दफतन सर मक्खियों के छत्ते में बदल गया हो। दिल घड़ी की तरह बजने लगा। जंगले के पिछले दरवाजे में एक औरत खड़ी थी। उसने जिस्म पर एक तौलिया लपेट रखा था। एक तरफ गुलाबी जिस्म पर स्याह बाल लटक रहे थे, जिन्हें बनाने में वो मसरूफ थी। 2 बाजू, भरे भरे सफेद बाजू। एली ने महसूस किया जैसे उसके हाथ बाल बनाने के बहाने उसका मुंह सहला रहे हों। छन 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 झुंझुना बजने लगा। अर्जुमंद जाने क्या क्या कहे जा रहा था। दफतन बालों को जुम्बिश हुई और एक बड़ा सा चेहरा दिखाई देने लगा। चौड़ा चिट्टा सफेद, 2 मखरूती बाहें लटकने लगी। अर्जुमंद चिल्लाया, ये तो दूसरा एडिशन है, ये नहीं, बड़ा वाला एडिशन नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें तो छोटा वाला चाहिए, छोटा वाला। चलो एली, ये सब गलत है, ये हिकोरी डिकोरी नहीं, ये तो हिकोरा डिकोरा है, चलो। एली का जी न चाहता था कि वहां से हटे, मगर अर्जुमंद ने उसका बाजू खींच लिया और उसे बाहर ले गया। सब गुस्ल फरमाती हैं, सब, छोटा बड़ा साइज, फिर गुस्ल फरमाने के बाद इस कमरे में जरूर आती हैं तौलिया लपेटे। कच्चे धागे का मौजज़ा है, बड़ी चीज है कच्चा धागा। लेकिन ये घर किसका है? एली ने पूछा, क्योंकि वो घर महल्ले से बाहर था और एली को मालूम न था कि वहां कौन रहता है। किसी का भी हो, अर्जुमंद ने कहा, हमें तो आम से मतलब है, पेड़ से नहीं, और आम भी वो जो आम हो, हलवा कद्दू नहीं, समझे? हमारे पास आया करोगे तो यूं ही ऐश कराएंगे। महल्ले में हर उम्र के लड़के थे और उम्र के मुताबिक वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे। मसलन एक तो जलील यूसुफ और रफीक की टोली थी जो उम्र में उससे बड़े थे। जलील उसकी खालाजाद बहन का बेटा था, रफीक उसका मामूजाद और लतीफ खालाजाद भाई। वालिदा की तरफ से उसका करीबी रिश्तेदार कोई न था, और होता भी तो क्या था। अली अहमद पुराने रिश्तेदारों को खुश रखने की निस्बत नए रिश्ते पैदा करने को तरजीह देते थे। रफीक जमील का बड़ा भाई था, लेकिन वो जमील से कतई तौर पर मुख्तलिफ था। ना तो उसे चौकी तले रुपए रखने का शौक था, ना हलवाई से पेड़े खाने का, और ना ही भीड़ वाली दुकान से अठन्नी का सौदा खरीदने का। जमील की तरह ना तो वो शोख था, ना दुबला पतला। उसके अंदाज में एक खास किस्म का रख रखाव था। जिस्म फरबही पर माइल था। तबीयत में खामोशी और मिठास नुमाया थे, और सबसे बढ़कर ये कि वो बेहद मिलनसार था। हमेशा कोशिश करता था कि लोगों के काम आए। रफीक मिजाज का रंगीन था, लेकिन ये रंग हल्का हल्का था, मध्यम मध्यम सा, कभी शोखी से ना चमकता था, ना ही उसकी तबीयत में जुर्रत थी कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। इसके बरअक्स वो ज़हनी तौर पर महसूस किए जाता और इजहार करने के वक्त पीछे हटकर झिझक जाता। इसके बावजूद उसके पास हर वक्त एंकर एंड इमाबाओं का सब सामान मुहैया रहता था। जेब में एक आने वाली गजलों की किताब, हाथ में खुशबूदार रेशमी रूमाल, और आंखों में चोरी चोरी देखने और झिझकने वाली निगाहें। जलील उसके बरअक्स शान कलंदरी का कायल था। आंखों में रिंदाना झलक थी, अंदाज में वालेहानापन था, और यूसुफ बेचारा तो इन मामलात से कतई नावाकिफ था। सिपाहियों के स्कूल मास्टर का बेटा होने की हैसियत से वो कई एक साल फौजी पलटनों में रहा था, और नतीजतन भागना, दौड़ना, कूदना, हॉल्ट और क्विक मार्च के खेलों को दुनिया की सबसे बड़ी लज्जत समझता था। उसकी तबीयत डर से खाली थी, और वो किसी अजीमुशान कारनामे का मुतलाशी था। रफीक की तबीयत में भी किसी कारनामे की ख्वाहिश की झलक थी।
लेकिन इस ख्वाहिश से रेशमी मलबूसात, इत्रियात और हिनाई हाथों की बू आती थी। ये तीनों लड़के एली के करीबी रिश्तेदार थे और एली का ज्यादा वक्त इन्हीं के पास कटता था। लेकिन वो तीनों उम्र में एली से बड़े थे और एली से छुप छुप कर बातें करते थे। रफीक और जलील आपस में राजदाराना तौर पर कुछ तय करते। यूसुफ उनकी ऐसी बातों से उकता कर दीवार पर चढ़ने में मसरूफ हो जाता और एली एक तरफ खड़ा शिद्दत से महसूस करता कि काश वो भी उनकी बातों में शामिल होता। अर्जुमंद के घर से फारिग होकर एली रफीक और जलील के यहाँ चला जाता, जहाँ रफीक के दोस्त इकट्ठे हुआ करते थे। जलील का घर महल्ले में न था। ये बहुत खूबी थी क्योंकि वहां वो महल्ले वालियों की निगाहों से दूर जो जी चाहे कर सकते थे। घर में जलील को एक अलहदा कमरा मिला हुआ था। उस कमरे की खिड़की एक गली में खुलती थी जिसमें बूढ़ी औरतें चौकियों पर बैठी रहती थी। जब वो वहां से सिरकती तो जलील और रफीक चोरी चोरी बाहर झांकने लगते और उनका रेशमी रूमाल खिड़की से बाहर लहराने लगता, जिसे देखकर एक एक लड़की झाड़ू देने के बहाने बाहर गली में निकल आती और बा आवाज़े बुलंद किसी चची या खाला से बातें करते हुए खामखा मुस्कुराए जाती और फिर दहलीज पर झाड़ू देते देते वो आधी से ज्यादा गली साफ कर देती। उस वक्त जलील खिड़की में बैठकर अजीब सी आंखों से मुस्कुराता और रफीक बेताबाना उठ बैठता और आलमे इस्तराब में गजलों की किताब से कुछ गुनगुनाने लगता। न जाने वो लड़की गली में झाड़ू क्यों दिया करती थी और आवाज़े बुलंद बातें क्यों किया करती थी। उसकी आवाज में लोच क्यों पैदा हो जाता था। उसके अंदाज में इस कदर शोखी क्यों थी और जलील उस वक्त ऐसी आंखें क्यों बना लिया करता था जिसमें बैक वक्त मुस्कुराहट भी होती थी और वहशत भी। और उस वक्त रफीक की आंखों में बूंदाबांदी सी क्यों हुआ करती थी। ये तो जाहिर था कि वो सब खेल उस लड़की से मुताल्लिक था, मगर उसका मकसद क्या था। ये बातें एली के लिए हैरान कुन होने के बावजूद बेहद दिलचस्प थीं। रफीक और जलील में ये ऐब था कि वो एली को बात समझाने की बजाय उससे बात छुपाने की कोशिश करते थे। इसलिए एली उनके यहाँ बैठा बैठा उकता जाता और उनको छोड़कर अर्जुमंद की तरफ भागता। अर्जुमंद उसे देखकर चिल्लाता, एली एली, चलो एली, बड़ी डेवड़ी में चलें। और वो अपना तमाम तर एंकर एंडीमा बाँव उठाकर डेवड़ी में चले जाते, जहां चोर रास्ता बना था और लोग आते जाते रहते। अर्जुमंद वहां खड़े होकर बांसुरी बजाता और आती जाती लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराता, मजाक करता और वो झेंप कर मुस्कुराकर चली जाती। लाजवाब चीज है एली, मगर अभी नहीं, कुछ साल के बाद देखना। वो देखो टाट के पीछे। अरे तुम तो अंधों की तरह खड़े रहते हो। और एली का दिल धक धक करने लगता। अगर किसी ने देख लिया तो महल्ले का बड़ा बूढ़ा इधर से गुजरता तो एली यूं किसी उड़ती चिड़िया को देखने लग जाता, जैसे वहां खड़े होने से उसका मकसद सिर्फ चिड़िया देखना हो। अर्जुमंद आंखें बंद करके बांसुरी बजाने लगता। महल्ले के सब लोग उन्हें घूरते, अरे लड़को, यहाँ क्या कर रहे हो? खामखा रास्ता ना रोको, जाओ अपना काम करो। ये सुनकर एली को पसीना आ जाता और अर्जुमंद चुपके से जवाब देता, अच्छा साहेब, अभी चले जाते हैं, जरा इंतजार कर रहे हैं भाई साहब का। अर्जुमंद को बात टालने में कमाल हासिल था। जलील और रफीक के अलावा महल्ले में एक और टोली थी, अजमल, सफदर, अकरम, दीन मोहम्मद और गुलाम बख्श की। ये टोली महल्ले के जवानों की थी। वो जलील और रफीक से भी अलग थलग रहते थे। जवानों की इस टोली के मशागिल तखलिये में तरतीब दिए जाते थे। वो मंजर आम पर कोई ऐसी हरकत सरजद न करते थे जिस पर महल्ले वालियों को उन पर नुक्ताचीनी करने का मौका मिले। चूंकि महल्ले वालियों को जवानों से चिढ़ थी, वो छोटे बच्चों से प्यार करती, लेकिन जूं जूं वो बड़ा होता जाता तूं वो उनकी नजरों में खटकता। हत्ता के जवान होकर वो मशकूक हो जाता और उसके हर फेल पर महल्ले वालियां चौंक कर देखती और चेमगोइयां करती। इस टोली का कोई फर्द जब बाहर चौगान में निकलता तो महल्ले वालियों की निगाहें उस पर मरकूज हो जाती, जैसे वो कोई खतरनाक इरादा रखता हो। महल्ले में जवान होना जुर्म समझा जाता था और जवानों को इस बात का पूरा एहसास था, लेकिन वो मजबूर थे। उनका एहतजाज दबा दबा रहता और उनकी बेशतर कुव्वतें बुजुर्गों के खिलाफ एहतजाज और साजिशें करने में सर्फ हो जाती। अजमल 10वीं जमात पास करके अब कॉलेज में पढ़ता था और कभी कभी छुट्टी पर महल्ले में आ जाता था। अकरम अर्जुमंद का बड़ा भाई था और वो इतना लंबा था कि बड़ी डेवड़ी के अलावा किसी दरवाजे से झुके बगैर गुजर न सकता था। वो शिमले में नौकर था और कभी कभार छुट्टी लेकर महल्ले में आया करता था। दीन मोहम्मद की अलीपुर में दुकान थी और वो पतला दुबला होने के बावजूद बड़ा मुअज़्ज़िज़ बना फिरता। सफदर को देखकर तो एली बड़ा मायूस हुआ था। क्या ये वही सफदर था जो दिल्ली में पारसी लड़की से मोहब्बत किया करता था और सुबह शाम पारसी थिएटर में रहा करता था? वो तो बिल्कुल एक सीधा सादा नौजवान था जिसमें जरा सी भी पारसी झलक न थी। बहरहाल उसमें एक खूबी जरूर थी,
जब वो कोई थिएटर की धुन गुनगुनाता तो उसकी आंखों में अजीब बूंदाबांदी सी होती थी। गुलाबी गुलाबी बूंदियों की फुहार पड़ती। उसकी चौड़ी कलाई पर नीले रंग की स्याही में न जाने क्या खुदा था, जिसे वो अक्सर देखता और फिर किसी ख्याल में खो जाता। उसकी तबीयत बहुत रंगीन थी, रफीक की तरह दबी दबी रंगीनी नहीं, बल्कि छलकती हुई रंगीनी, उबलता हुआ जोश। लेकिन जिस्मानी तौर पर उस पर जुमूद तारी रहता था, जैसे वो थक हार कर बैठ गया हो। गुलाम बख्श की आंखें अक्सर छतों तले कुछ ढूंढने में मसरूफ रहती और उसकी छाती तनी रहती। कभी कभार महल्ले की इन 3 टोलियों का मेल भी हो जाया करता। सबसे बड़ी टोली यानी महल्ले के जवान महल्ले के नौजवानों को बुलाते, चलो भाई आज क्रिकेट का खेल रहेगा। महल्ले के नौजवान महल्ले के लड़कों को मुत्तला कर देते। खेल की खबर सुनकर लड़कों की बाछें खिल जाती और वो गेंद बल्ला और विकेटें उठाकर कस्बे से बाहर तालाब वाले मैदान को चल पड़ते। फिर जब वो मैदान में विकेटें गाड़कर सेंटर नाप कर तैयार होते तो महल्ले के जवान आ पहुंचते। उनके आते ही नौजवानों की हुकूमत का दौर खत्म हो जाता। रफीक अपना खुशबूदार रेशमी रूमाल चुपके से गर्दन से हटाकर जेब में डाल लेता और अर्जुमंद अपना शोख अंदाज तर्क करके मुअद्दबाना खड़ा हो जाता। सफदर और इकराम आकर एक नजर मैदान पर डालते। सफदर हाथ में गेंद उठाता और कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए एक बार बाजू पर खुदे हुए हुरूफ की तरफ देखकर सर झटकता और थिएटर की धुन गुनगुनाने लगता, हाफिज खुदा तुम्हारा। उस वक्त एली की आंखों से वो मैदान ओझल हो जाता और थिएटर के मंजर पर एक पारसी लड़की आ खड़ी होती। ए दिलरुबा मैं हूं फिदा। सफदर के मजबूत बाजू उसकी जानिब बढ़ते और वो झेमती। एली तुम उधर जाओ स्टॉप के पास। एली चौंक पड़ता, सुना तुमने? अकरम गर्दन झुकाए चिल्लाता और गुलाम बख्श खामोश हंसी हंसने लगता। एली को उस वक्त मालूम होता कि वो मैदान में खड़ा है, थिएटर में नहीं, और खेल शुरू होने वाला है। आसिफी लड़के क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन थे। लड़के तो महल्ले ही में गेंद और तख्ती से क्रिकेट खेल लिया करते थे, मगर जवान और नौजवान सिर्फ मैदान में गेंद बैट से खेलते थे। सफदर गेंद फेंकने का बेहद शौकीन था। अकरम लंबा होने की वजह से बहुत जोर से हिट लगाता था और गुलाम बख्श सिर्फ गेंद रोकने का मशाक था। अक्सर मैच भी हो जाते थे जिसमें एली का काम सिर्फ खिलाड़ियों की चीजों की रखवाली करना होता था। बहरहाल उसे मैच में शामिल होने से बड़ी दिलचस्पी थी।